नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 52 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 52 करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपने अभी तक जो पढ़ा था वो था कि नर के अंदर वृषण की संरचना, मादा के अंदर अंडाशय की संरचना, नर के अंदर शुक्राणु निर्माण, मादा के अंदर अंडाणु निर्माण, नर के अंदर शुक्राणु की संरचना, मादा के अंदर अंडाणु की संरचना। उसके अलावा हमने कुछ और भी घटनाएं पढ़ी थी जिसके अंदर अपने जैसे गर्भावस्था है, प्रसव है, लैक्टेशन है, ये सारी घटनाएं अपने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, अब से अपना आज से जो टॉपिक शुरू हो रहा है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल या थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि आज तक आपने जिनका केवल नाम सुना है, जिनके बारे में आपने डिटेल से आज तक नहीं पढ़ा है। क्योंकि आज तक जितनी घटनाएं पढ़ी थी वो सारी आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, परंतु अभी जो घटनाएं आप पढ़ने जा रहे हैं वो आज तक आपने केवल सुनी है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपने नहीं पढ़ा है, जिसको अभी अपने डिटेल से पढ़ना है। देखिएगा, जो अपना टॉपिक चलेगा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है? सामान्य भाषा में अपने ये बोलते हैं नर व मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। या यूँ कहते हैं शुक्राणु व अंडाणु दोनों का संलयन ही क्या कहलाता है, या दोनों का संयोग ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। अब देखिएगा कि निषेचन यानी हमने पढ़ा था कि नर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा किस प्रकार से शुक्राणु निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जब घटना होती है तो अपने ये देखा था कि एक हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। उसके अलावा इसी प्रकार मादा के अंडाशय के अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक हैप्लॉइड गैमेट का जोड़ होता है जिसे ओवा कहते हैं। अब देखिएगा कि स्टूडेंट्स होता क्या एक्चुअल में कि ये घटना देखिएगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा क्या बना? स्पर्म बना। क्या बना? स्पर्म बना। और ओवरी के अंदर oogenesis के द्वारा क्या बना? ओवा बना। तो अब देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म बन गया, oogenesis द्वारा ओवा बन गया। दोनों ही सेल्स हैप्लॉइड होती है, यानी एगुणित होती है, एन होती हैं। दोनों का फिर वैसे मैथुन की क्रिया होती है नर व मादा के अंदर, और मैथुन अगर नहीं होता है कुछ जंतुओं के अंदर, खासकर जलीय जंतुओं की हम बात करें तो उनके अंदर जो है गैमेट्स को जल के अंदर छोड़ दिया जाता है। या नर और मादा का जब संयोग होता है तो नर के द्वारा जो शुक्राणु है मादा की योनि में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। चाहे वो निषेचन आंतरिक हो चाहे वो निषेचन बाह्य, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु तक जाता है, और शुक्राणु अंडाणु तक जाएगा तो दोनों का संयोग होगा, संयोग होकर के जाइगोट नामक एक 2n सेल्स बनती है। वो घटना क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। अब देखिएगा कि क्योंकि हम बात करें कि स्पर्म और ओवा दोनों हैप्लॉइड थे, इन्होंने मिलकर के एक 2n स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन किया है, और दोनों ही सेल्स ने मिलकर 2n स्ट्रक्चर जाइगोट बनाया। और जाइगोट किसी भी बॉडी की प्रथम कोशिका होती है जो आगे जाकर के समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन करके पूरी बॉडी का निर्माण करती है। ये अपने को ध्यान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक फर्टिलाइजेशन जो घटना होती है उसका बहुत अहम योगदान होता है किसी भी नए जंतु के निर्माण में। तो अपने आज जो डिस्कस करेंगे पूरी इस फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन है क्या, कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार से यहाँ पर सारी घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की परिभाषा की। तो परिभाषा की यदि हम बात करें तो अगुणित नर व मादा युग्मकों के संयोग व दोनों के प्राक केंद्रकों का आपस में संलयन होना। नर व मादा युग्मकों व उनके प्रोन्यूक्लियाई का संलयन होना।
का संलयन होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिएगा, नर व मादा युग्मकों व उनके प्रोन्यूक्लियाई का संलयन होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नर व मादा युग्मकों का संयोग व उनके प्रोन्यूक्लियाई का संलयन होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये स्पर्म है एन, ये ओवा है एन, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, या यूँ कह सकते हैं खासकर जो स्पर्म ओवा के पास जाएगा तो दोनों का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। अब क्या होगा कि शुक्राणु क्या होता है अगले प्रोसेस में? इसके अंदर घुस जाएगा। घुसने के बाद में क्या होता है? एन एन, इन दोनों का संलयन हो जाएगा। संलयन होने से क्या बन गया? एक 2n स्ट्रक्चर बन गई, जाइगोट बन गया। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि नर और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का तो संयोग हो गया, और संयोग होने के बाद में ये न्यूक्लियस किसका है? शुक्राणु का। ये न्यूक्लियस किसका है? अंडे का है। और दोनों न्यूक्लियस अंडे के अंदर आगे आने के बाद में दोनों का एक तरीके से क्या कह सकते हैं? संलयन हो जाता है, यानी एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं और बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। और ये घटना क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि नर व मादा युग्मकों का संयोग व उनके प्रोन्यूक्लियाई का संलयन होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। प्रोन्यूक्लियाई का मतलब यहाँ होता है अगुणित केंद्रक, यानी वे केंद्रक जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मात्र कोशिका से क्या होती है? आधी। क्योंकि हमने बात की थी जब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और वर्धसूत्री विभाजन होने का कारण क्या है कि किसी जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या बनी रही? निश्चित बनी रही। तो इसलिए इसके अंदर ये हम कह सकते हैं प्रोन्यूक्लियर इन दोनों ही क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब देखिएगा कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जैसे ही बनता है तो इसको एक नाम और आता है एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं, इसको उभय मिश्रण भी अपने कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो केंद्रक है वो आपस में मिश्रित हो रहे हैं, इसलिए इस घटना को हम उभय मिश्रण भी कह सकते हैं, एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। इस घटना को एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। उभय मिश्रण का मतलब ये है कि नर व मादा युग्मकों का क्या होना? संयोग होना, या दोनों प्राग केंद्रकों का या पूर्व केंद्रकों का आपस में संलयन होना क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण भी कहलाता है। तो उभय मिश्रण या नर मादा युग्मकों का संयोग और प्रोन्यूक्लियर का संलयन ही क्या है? निषेचन है। अब यदि हम निषेचन की बात करें तो अब अगर आपको ध्यान है कि जो अपने बात की थी शुक्राणु निर्माण के समय, तो शुक्राणु के स्ट्रक्चर के अंदर अपने एक चीज़ देखी थी कि शुक्राणु की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमने देखा था कि जो ये पाया जाता है उसके अंदर पराग केंद्रक तारक काय, उसके अंदर दो तारक काय होते हैं। एक तारक काय जो होता है वो समीपस्थ कहलाता है, और दूसरा जो तारक काय या तारक केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? दूरस्थ तारक केंद्र कहलाता है। तो जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो हमेशा आपको बताया था कि ये इस शुक्राणु का जो पूंछ के मध्य अक्ष का क्या करता है? निर्माण करता है। ये बात आपने की थी। और जो समीपस्थ तारक केंद्र है उसके लिए आपको बताया था कि इसका जो कार्य है वो क्या होता है? अंडे के अंदर जो है निषेचन का कार्य होता है। अंडे के अंदर जो निषेचन, अंडे के अंदर यूँ कह सकते हैं कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में इसका कार्य शुरू होता है, जो विदलन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। तो ये बात अपने वहाँ डिस्कस की थी। तो अब अपने थोड़ा सा उसका भी अपने जिक्र करेंगे कि समीपस्थ तारक केंद्र जो है उसका यहाँ पर क्या कार्य है। तो समीपस्थ तारक केंद्र जो है वो निषेचन के बाद में क्या करता है कि अंडे के अंदर जो है वो दो तारक केंद्रकों का निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद में वहाँ पर तरकु तंतुओं का निर्माण होता है, और जिससे फिर मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। और प्लेट निर्माण होने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया है जिसके अंदर गुणसूत्र जो है वो 2n हो जाते हैं, तो उसको अपने थोड़ा सा एक डायग्राम के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करें
मैं फर्टिलाइजेशन की पूरी घटना को एक बार एक डायग्राम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एन, ये क्या है, एन ओवा, और ये क्या है, स्पर्म। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ओवा होता है वो बड़ा होता है, एचल होता है, और गोलाकार संरचना होता है। बड़ा होता है, गोलाकार होती है और एचल संरचना होती है, जबकि शुक्राणु लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त गतिशील संरचना होती है, क्योंकि इसके अंदर पूंछ पाई जाती है, जो अपने उसके स्ट्रक्चर के अंदर बातें कर चुके हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में यदि हम देखें,
ये प्रोसेस रहता है किसका, पूरे के पूरे किसका, फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो सारा अपने इसमें देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने बात करें, ये ओवा है, ये स्पर्म है, ये टेल है। तो स्पर्म ओवा की ओर मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद में स्पर्म और ओवा के बीच में के फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। होने के बाद में जो एक्रोसोम होता है उसके बारे में आपने डिस्कस किया था, जिसका निर्माण जो कि स्पर्म के अंदर पाया जाता है, शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जो कि गोल्जी बॉडी से बनी हुई संरचना होती है। इसके अंदर लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंड झिल्ली को गलाने का काम करते हैं। तो जैसे ही एक्रोसोम इस अंडे के अंड झिल्ली के संपर्क में आता है तो ये लयनकारी एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे ये गल जाता है। गलते ही क्या होता है कि अंडा जो शुक्राणु है, अब देखिएगा इसके अंदर अलग अलग मत है। कुछ जंतुओं के अंदर ये माना जाता है कि पूरा का पूरा शुक्राणु ही अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, जबकि कुछ जंतुओं के अंदर ये माना जाता है कि केवल शुक्राणु का अग्र पार्ट और मध्य पार्ट ही अंदर प्रवेश करता है, पूंछ वाला जो भाग है वो बाहर की ओर रह जाता है। तो अपने ये मान लेते हैं यहाँ पर, चूंकि अपने को न्यूक्लियस से मतलब, तो शुक्राणु जैसे अंड झिल्ली को गला करके अंदर आता है। अंदर आने के बाद में शुक्राणु अपना केंद्रक देखिएगा, एक तो केंद्रक दे देता है जो कि हैप्लॉइड होता ही है, गुणित होता ही है। और साथ में शुक्राणु के अंदर अपने बात की थी समीपस्थ तारककाय और दूरस्थ तारककाय, अगर याद है तो समीपस्थ तारककाय और दूसरा था दूरस्थ तारककाय। ये दो संरचनाएं भी किसमें पाई जाती है, अपने इस शुक्राणु के अंदर पाई जाती है। और दो शुक्राणु के ग्रीवा वाले भाग में पाई जाती है, ये अपने वहाँ पर पढ़ा था। समीपस्थ और दूरस्थ तारककाय जो तारक केंद्र होते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, जो कि तारककाय की संरचना होती है उसके डिवाइडेशन से बनते होते हैं। समीपस्थ तारककाय या समीपस्थ तारक केंद्र जो कि शुक्राणु के न्यूक्लियस के समीप होता है, और दूरस्थ तारक केंद्र जो कि उससे थोड़ा सा क्या होता है, दूर होता है। दोनों 90 डिग्री पर समकोण पर स्थित होते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर आपको बताया था कि जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो शुक्राणु के अंदर जो मध्य अक्ष है उसका निर्माण करता है। शुक्राणु के मध्य अक्ष का जो वो चाहे मध्य भाग हो चाहे उसके पूंछ के मध्य अक्ष का निर्माण करता हो। और दूरस्थ तारक केंद्र की बात की थी आपको कि ये जो है ये दूरस्थ तारक केंद्र है वो तो शुक्राणु के अंदर मध्य अक्ष का निर्माण करता है, जबकि समीपस्थ तारक केंद्र के लिए आपको बताया था कि ये जो है आगे जाकर के विदलन को प्रेरित करता है या विदलन के लिए कार्य करता है। कब, निषेचन के बाद में, ये अपने वहाँ बात कर चुके हैं। तो अब देखिएगा कि क्या होता है कि दोनों, अब देखिएगा ये घटना क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एक्चुअल में ये घटना क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या हुआ कि शुक्राणु का गुणसूत्र यहाँ जो केंद्रक है अगुणित गुणसूत्र युक्त वो भी यहाँ आ गया, और जो अपने इसका अंडाशय का अंडे का जो केंद्र का वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी अगुणित है। दोनों मिल गए, मिलने से ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब निषेचन जैसे ही होता है तो एक 2n संरचना बनती है। तो 2n संरचना जब बनती है तो जिसको हमने जाइगोट नाम दिया था। अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ये तारक केंद्र है ही, और कौन सा तारक केंद्र है, ये समीपस्थ तारक केंद्र जो कि शुक्राणु ने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। अब क्या होगा कि समीपस्थ तारक केंद्र से जो है तर्कुतंतु का निर्माण हो जाता है। तर्कुतंतु जो है दोनों विपरीत सिरों की ओर गमन करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि जो एक तारक का इससे दो तारक केंद्रों का निर्माण हुआ, दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के विपरीत सिरों पर जाते हैं। जाने के बाद में इनसे स्पिंडल फाइबर्स का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। इस तरह से एक प्लेट का निर्माण हो जाता है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो गुणसूत्र थे जो कि शुक्राणु के, अब दोनों का मिश्रण हो चुका है, दोनों जो न्यूक्लियस है आपस में मिल चुके हैं। मिलने से अपने ये मान लेते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये कौन से मदर क्रोमोसोम है, यानी ये माता के, ये पिता के और ये किसके हैं, माता के, जो मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो गए। होने के बाद में क्या होता है कि अब चूंकि आपको एक बात बताई थी कि जो विदलन होते हैं वो विदलन समसूत्री विभाजन होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन केवल युगों के निर्माण के समय होते हैं, और उसके अलावा वो जितने भी विभाजन होते हैं बॉडी के अंदर वो सारे समसूत्री होते हैं। तो इसके अंदर विदलन की क्रिया शुरू हो चुकी है। अब विदलन की क्रिया जब शुरू होती है तो इसके अंदर विदलन जब होता है तो ये किसकी तरह होता है, समसूत्री विभाजन की तरह होने वाली क्या है, घटना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही विदलन प्रारंभ, विदलन के लिए जो घटना घट रही है तो इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन की तरह घटना होगी। तो इसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि विदलन के दौरान समसूत्री विभाजन होते हैं। अब इसमें क्या होगा, विदलन के हालांकि तल होते हैं जो अपने आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि मेटाफेज प्लेट बन गई। यहाँ पिता के गुणसूत्र भी मौजूद हैं, शुक्राणु के गुणसूत्र भी मौजूद है और माता के गुणसूत्र भी मौजूद है। अब इसमें क्या होगा
कि डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन अब आपको पता होना चाहिए समसूत्र विभाजन हो रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार का गुणसूत्रों का युग्म नहीं बनता है, बल्कि अब क्या होता है कि गुणसूत्र बीच में से डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने से क्या होगा कि साथ में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, तंतु होते हैं, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर रह जाते हैं, आधे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं, चले गए। तो इसका मतलब आधे माता के एक जगह रह गए, दूसरे आधे एक जगह रह गए। रहने के बाद में साथ में क्या होता है, आपको पता होता है कि अपने जंतुओं के अंदर एक गुरु या खांच का निर्माण होता है। खांच का निर्माण होने से फिर वो धीरे धीरे कोशिका कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ती है। इसको अपने कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। जिससे क्या होगा कि आधे गुणसूत्र, आधे का मतलब कि जो यूँ कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, 46 गुणसूत्र दूसरी तरफ चले जाएंगे। और जाने के बाद में क्या होगा कि 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। दोनों कोशिकाएं जो हैं, यानी एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई, 2 कोशिका बन गई। यानी ये जो बनी थी इसको हम जाइगोट नाम कहेंगे। इनको हम क्या कह सकते हैं, जाइगोट, क्योंकि ये निषेचन के तुरंत बाद में बनी हुई एक 2n सेल होती है। तो ये दोनों क्या है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद में उनमें क्या हो रहे हैं, विदलन हो रहे हैं। विदलन कौन से विभाजन हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। जिससे फिर आगे कितनी कोशिका बन गई, 2 कोशिका, 2 से फिर 4, 4 से 8, 16, 32, इस तरह से कोशिकाएं बनती जाती है। तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और फर्टिलाइजेशन या निषेचन के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों केंद्रक जो हैं आपस में संयुग्मित होकर के एन मिलकर के क्या बनाते हैं कि 2n संरचना का निर्माण कर रहे हैं। और ये 2n संरचना जो बन रही है इसको तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इसके बनने की क्रिया, चूंकि इसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों के केंद्र आपस में संलयित हो रहे हैं, वो एम्फीमिक्सिस हो रहे हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको डायग्राम से बताइए। अब देखिएगा, यदि हम बात करें कि जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी का मतलब जो अल्प विकसित जंतु होते हैं, या यूँ कह सकते हैं जो वर्गीकरण के अंदर जो प्रारंभ में आते हैं, उन जंतुओं के अंदर तो क्या होता है कि जो ये कह सकते हैं कि युग्मक जो होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों आकार आकृति में संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनके अंदर जो दोनों युग्मक हैं वो आकार आकृति संरचना में अलग अलग होते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं के अंदर क्या होता है, जो उच्च श्रेणी का मतलब जैसे मनुष्य ही बात कर लें, या जो उद्विकाशीय क्रम में सबसे लास्ट में आए हैं या सबसे अंत में आए हैं, उनकी बात हम करें तो उनको उच्च श्रेणी के जंतु कहा गया है। उनके अंदर क्या होता है कि इन जंतुओं के जो शुक्राणु और अंडाणु संरचना में, आकार आकृति में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें कि इन जंतुओं के अंदर जो शुक्राणु होता है वो लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त गतिशील संरचना होती है, जबकि इनके अंदर जो अंडा होता है वो गोलाकार होता है, एचल होता है, और यूँ कह सकते हैं संख्या में भी क्या होते हैं, कम बनते हैं, और सबकी शुक्राणु संख्या में क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्या होता है, निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, थोड़ा अंतर पाया जाता है। अब देखिएगा, इसके अंदर जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं तो इसके अंदर एक नाम आता है आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। फर्टिलाइजेशन में एक डेफिनेशन आती है आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। और दूसरी घटना क्या होती है, एनाइसोगेमी। इसमें क्या होता है, आइसोगेमी में आइसोगेमी में क्या होता है, जब निषेचन में भाग लेने वाले दोनों युग्मों के आकार परिणाम और व्यवहार में क्या हो, एक समान हो, तो वो निषेचन क्या कहलाता है, आइसोगेमी कहलाता है। और एनाइसोगेमी में क्या होता है कि जब निषेचन में भागने वाले दोनों युग्मों के आकार परिणाम और व्यवहार में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एनाइसोगेमी कहते हैं। तो आइसोगेमी और एनाइसोगेमी में ये क्या है, डिफरेंस है। कल इसको अपने और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।